हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के जय प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन वाले प्रक्रम का अध्ययन करें। तो उत्सर्जन क्या होता है, इससे पहले जानने से पहले हम जानेंगे कि शरीर में अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं। उन उपापचय क्रियाओं के दौरान शरीर में अनेक वज्र पदार्थ, खराब पदार्थ बनते रहते हैं। वो पदार्थ यदि ज्यादा समय तक शरीर के अंदर रहें तो शरीर के लिए क्या होते, घातक हो सकते हैं। इसीलिए समय समय पे इन पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी है। इट मीन्स उपापचय क्रियाओं के दौरान जो हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और वह प्रक्रम जिसके द्वारा इस उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उस प्रक्रम को हम बोलते हैं क्या, उत्सर्जन। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। और उस दौरान एक्सक्रीशन के दौरान उत्सर्जी तंत्र साथ साथ में उत्सर्जी अंग भी भाग लेते हैं। आइए देखिए, शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं के दौरान अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इत्यादि आपके शरीर के अंदर ये बनते हैं। तो कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ के बारे में यहाँ लिखा गया है जो हमारे शरीर या अन्य जीवों के शरीर के अंदर ये बनते हैं। पहला है उत्सर्जी पदार्थ। नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ को बांटा गया है। नंबर 1 अमीनो अम्ल। कुछ जलीय पौधों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमीनो अम्ल भी काम करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अमीनो अम्ल को शरीर से बाहर निकालते हैं उस चीज को अमीनोटेलिज्म बोलते हैं। और जो जंतु इस अमीनो अम्ल को बाहर निकालेंगे उस ऐसे जंतु को बोलते हैं अमीनोटेलिक जंतु। दूसरा है अमोनिया। कुछ जीवों में क्या होता है, जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ के अंदर क्या होता है, अमोनिया होता है, इसीलिए अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। और उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। कुछ जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया होता है, जैसे मानव है। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया होता है। यूरिया का निर्माण यकृत की हेपेटिक सेल के द्वारा होता है। हम लोग उत्सर्जन के रूप में यूरिया निकालते हैं, इसीलिए यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं और उस प्रक्रिया को यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। कुछ जंतुओं में यूरिक अम्ल निकलता है। यूरिक अम्ल यूरिया से ही बनता है। तो ये पक्षियों में, सरीसृप जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल होता है। तो ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक जंतु और प्रक्रिया को यूरियोटेलिज्म। मकड़ी है। मकड़ी के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ग्वानिन निकलता है, नाइट्रोजन क्षार होता है और ग्वानोटेलिज्म जंतु कहलाते हैं स्पाइडर। अगला है, हम देखेंगे क्या कि उत्सर्जी अंग। कुछ जीवों में क्या होते हैं, एक कोष के जीवों में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। उनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया उनके सतह के द्वारा होता है। और बहुकोष की जीवों में उत्सर्जन उनके विशेष अंगों, विशेष तंत्रों के द्वारा होता है। मानव में कुछ उत्सर्जी अंग है। त्वचा है। त्वचा के द्वारा हम पसीने के द्वारा पसीना निकलता है, पसीने के द्वारा कुछ लवण इत्यादि बाहर निकलते हैं। वृक्क है। वृक्क के द्वारा हम लोग यूरिया को बाहर निकालते हैं। फेफड़ा, फेफड़ा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ऑक्साइड निकालते हैं। यकृत के द्वारा कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं। और भी अंग हमारे अंदर आते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं मानव का उत्सर्जी अंग। मानव का उत्सर्जन जो होता है मानव उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है, जो अनेक अंगों से मिलकर बना होता है, मोर एडवांस होता है। मानव का जो उत्सर्जी तंत्र है वो उदर गुहा में पाया जाता है। आइए उत्सर्जी अंग के बारे में अध्ययन करें। तो ये आपके फिगर हैं। ये जो गोलाकार सेम के बीज के आकार की संरचना दिखाई पड़ती है उसे हम वृक्क बोलते हैं, जिसे किडनी। ये मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो मूत्र को बनाता है तथा मूत्र को शरीर के बाहर निकालता है और रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों को छानता है।
इस तरह कह सकते हैं कि यह एक तरह का क्या है, छानने की विधि के द्वारा क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है, रक्त को साफ करता है। वृक्क के बाद आता है, वृक्क के ऊपर क्या होता है आपका, टोपी जैसी संरचना पाई जाती है जिसे इमरजेंसी ग्लैंड अर्धवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये आपके ऊपर ये पाए जाते। वृक्क के अंदर कुछ धंसा हुआ भाग होता है, उसी धंसे हुए भाग में वृक्क धमनी रक्त को अंदर लेके आती है, जबकि वृक्क शिरा रक्त को बाहर लेके जाती। मतलब वृक्क धमनी उस सर्दी पदार्थों से युक्त रक्त को अंदर लाता है, यहाँ पे रक्त को छाना जाता है, छानने के बाद अच्छे रक्त को फिर वृक्क शिरा के द्वारा अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है या हृदय को पहुंचाया जाता है। वृक्क के नीचे से क्या होता है, एक दो पाइप निकली होती है जिसे मूत्र वाहिनी बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं हम लोग हैं। यह यूरेटर जाकर मूत्राशय में खुलता है। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मूत्र को अस्थायी रूप से संचय करना होता है। उसके बाद मूत्राशय आगे एक नली के रूप में खुला होता है जिसे मूत्र नलिका बोलते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। अब हम देखते हैं कि वृक्क के अंदर जो आंतरिक संरचना, वृक्क के अंदर जो ये छानने की विधि कहाँ संपन्न होती है, क्वेश्चन आता है। एक चीज है वृक्कक जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इसी नेफ्रॉन में मूत्र या यूरिन का निर्माण होता है। आइए उसके संरचना के बारे में हम देखते हैं। ये है आपका एक नेफ्रॉन है, हजारों लाखों क्या होते हैं नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। तो उसका एक हम संरचना देख रहे हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला ये देखिए है, यहाँ से हम हटा देते हैं। ऊपर पाया जाता है ये जो नीले रंग से बना है पाइप, ये रक्त केशिकाओं का जाल होता है। इन रक्त केशिकाओं के जाल को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और इसके नीचे ये कप की जैसी संरचना है, इस कप जैसी संरचना को हम बोलते हैं बोमेन्स संकुल बोलते हैं। क्या है, बोमेन्स संकुल। ये कहलाता है रेनाल कैप्सूल या काप्सस बोल सकते। ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है, रक्त केशिकाओं का जाल होता है। इधर का रास्ता थोड़ा चौड़ा होता है, इधर का रास्ता थोड़ा पतला होता है। ये बोमेन्स। इधर नीचे जो है स्रावी नलिकाएं होती हैं, उनके अंदर सबसे पहला जो भाग है निकटस्थ कुंडलित का पीसीटी जिसे बोलते हैं, ये थोड़ा कुंडलित रहती है। उसके बाद लूपा फेनले पाया जाता है यू आकार का, इसमें भी कई भाग होते हैं। लूपा फेनले जाकर के कुंडलित नलिका दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। और इसका संबंध कहाँ होता है, संग्रहित नलिका में होता है। यही संग्रहित नलिका फिर जाकर के आपके मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में खुलता है। ये जो छोटे छोटे भाग है ये अनेक, ये आपके नेफ्रॉन ही है पाए जाते हैं। एक संग्रहित नलिका में कई नेफ्रॉन पाए जा सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, वृक्कक जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन की संरचना। अब आते हैं मूत्र निर्माण कहाँ होता है। मूत्र निर्माण से पहले हम ये जान लें कि मूत्र के द्वारा हम मुख्यतः यूरिया को निष्कासित करते हैं। यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत की कोशिकाओं में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होता है। वहां पे जब यूरिया बन जाता है वही ब्लड के द्वारा आपके किडनी में आता है और किडनी क्या करता है, मूत्र के सहारे उस यूरिया को शरीर से बाहर निकालता है। हमारा जो शरीर है अमोनिया को ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, अमोनिया खतरनाक होता है। तो वो क्या करता है, हमारा यकृत उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल आता है। आइए मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और थर्ड है श्रावण। परानिस्यंदन क्या होता है, छनना। ब्लड में जो उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ हैं उनका छनना ही क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये घटना कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के मध्य होता है। ये देखिए ये रक्त की पाइपें हैं, इनका जो रास्ता है थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पे जो रास्ता है ये थोड़ा सा सकरा है।
यहाँ पे रक्त जो होता है हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा अंदर प्रवेश करता है। रास्ता पतला होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, दबाव पड़ने लगता है। दबाव पड़ने से होता है क्या होता है, ये रक्त क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेट के रूप में क्या होता है, छन जाता है। इस फिल्ट्रेट में परानिस्यंद में क्या होता है, रक्त के सिकड़िकाएं, रक्त के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती हैं, बाकी सब छन जाता है। इट मीन्स इस फिल्ट्रेट में रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती हैं, बाकी सभी पदार्थ इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और सभी जितने भी पदार्थ वो छन जाते हैं, लेकिन रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन इसमें नहीं होती हैं। परानिस्पंदन के दौरान प्रत्येक दिन में हम लोग क्या करते हैं, 180 लीटर, कितना, 180 लीटर फिल्ट्रेट परानिस्यंद का निर्माण होता है। सोचिए एक दिन में कितना हुआ, 180 लीटर। अब 180 लीटर ये छानने का काम करता है, लेकिन हम जो मूत्र त्यागते हैं एक दिन में 1 या 2 अर्थात 1.5 लीटर हम रक्त में मूत्र को शरीर से बाहर निकलते हैं। बाकी ये जो निस्यंद है अल्ट्राफिल्ट्रेट, वो कहाँ जाता है, फिर वो अवशोषित होकर के रक्त की पाइपों में चला जाता है। तो टॉपिक बनता है पुनः अवशोषण। यहाँ देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए यहाँ पे छन करके फिल्ट्रेट आ गया है, ये फिल्ट्रेट अब आगे जाएगा, आगे जाकर के यहाँ मूत्र के रूप में संग्रहित होगा। तो ये हम जानते हैं कि ये पाइपें हैं, इनके चारों ओर आपके रक्त के पाइपें ऐसे लपेटी होती हैं। क्यों कि परानिस्पंदन के दौरान कुछ आवश्यक जो अच्छे पदार्थ है वह भी छन जाते हैं। पुनः अवशोषण के दौरान ये जो आपका निकटस्थ कुंडलित नलिका है, लूप ऑफ हेनले है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसमें अच्छे पदार्थों का क्या होता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। अच्छे पदार्थ पुनः ब्लड में चले आते हैं, वो शरीर के अन्य भागों के लिए काम में आते। और थर्ड है टॉपिक श्रावण। कुछ उत्सर्जित पदार्थ फिर वापस इस नलिकाओं में डाले जाते हैं। क्या किया जाता है, ये मान लीजिए नलिका है, ये है रक्त केशिकाओं का जाल है। तो पुनः अवशोषण के दौरान क्या होता है, जो अच्छे पदार्थ होते हैं इन नलिका के द्वारा रक्त की पाइपों में चले आते हैं, उसे हम बोलते हैं पुनः अवशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और कुछ हानिकारक पदार्थ जो यहाँ नहीं छन पाते हैं फिर वापस डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह घटना होते होते जो यूरिन है वो 1.5 लीटर होता है। 180 लीटर छनने के बाद ये क्या होते हैं आपके 1.5 लीटर तक यहाँ बनने लगते हैं। तो यूरिन क्या होता है आपका हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और यहाँ आते आते हाइपरटोनिक सोल्यूशन के रूप में मूत्र का निर्माण होता। ये मूत्र अब रेडी है शरीर से बाहर निकालने के लिए। इस मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया, 2% अन्य हानिकारक पदार्थ, कुछ पीले रंग के वर्णक आपके पाए जाते। इस तरह क्या होता है, मनुष्य में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र भाग लेते हैं। धन्यवाद।